तो अपना जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बताएगा स्टेशनरी चार्ज के बारे में। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी चार्ज के बाद हम फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें बताएगा कि चार्ज अब फ्लो कैसे करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम कि चार्ज हमारा जब स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे हम जाके पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि करंट की फॉर्म में वो मूव करना शुरू कर देता है, तो वो होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर फर्दर आगे उसके जब जब करंट फ्लो करेगा, फिर जब करंट चलना शुरू करेगा, तो कुछ इफेक्ट पैदा करेगा। उनमें से एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और भी कई इफेक्ट होते हैं। फिर हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। समझने की बात क्या है कि हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जब पुराना टाइम था उस टाइम तो बिजली वगैरह थी नहीं। ठीक है, तो एक थेल्स नाम का बंदा था ग्रीक में। वो क्या कर रहा था, उसने एम्बर, एक टिकिया होती है, वो वर्दी को चमकाने के लिए एम्बर का पीस यूज किया जाता था जनरली। तो बैठा वो वर्दी को अपनी महका वो अपना साफ कर रहा था एम्बर के पीस से। उसने क्या नोटिस किया थेल्स ने कि जब मैं वर्दी के ऊपर, अपनी ड्रेस के ऊपर एम्बर के पीस को रब करके साइड में रखा हूँ, तो कुछ पार्टिकल्स साइड में से, कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े अपने एम्बर के पीस के ऊपर आने शुरू हो गए। तो वहीं से उसने कुछ निकाला कि जब मैं किसी भी एम्बर के पीस को अ, अपना रब करता हूँ किसी सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो उसमें एक उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, उस एम्बर पीस की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। इसी चेंज इन प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज। अब क्यों आया ये ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट की रोड होती है, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ या फिर ऊनी वस्त्र के साथ, ऊनी कपड़े के साथ जब रगड़ते हैं तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। ठीक है, हम सूखे बालों में अपनी कंघी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंघी में भी एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, और भी कई चीजें होती है, जब लंबे सफर से गाड़ी तय करके लंबा सफर निकाल के आती है, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ये ना हो, हवाई जहाज की जो चादर होती है वो थोड़ी इस टाइप से बनाई जाती है कि उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज कम से कम हो, तो उसका डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया जाता है। और भी कई एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कलर टीवी होते थे पुराने टाइम के, उनकी जो आगे पिक्चर ट्यूब होती थी, सीआरटी बोलते हैं जिसको, कैथोड रे ट्यूब, उसकी पिक्चर ट्यूब के आगे अगर हम ऐसे हाथ करें तो एक सेंसिटिविटी फील होती थी। वो भी एक चार्ज का एग्जाम्पल है वो, क्योंकि वो पिक्चर ट्यूब आपकी चार्ज हो जाती थी। सर्दियों में जब हम ऊनी वस्त्र, अपने ऊनी कपड़े निकालते हैं, तो उसमें से क्रैकिंग की साउंड आती है, चिड़-चिड़ की साउंड आती है। क्यों? क्योंकि वो जब उस हमारी बॉडी के साथ, वो सारा दिन जब हम चलते फिरते हैं, सारा दिन हमारी बॉडी के साथ वो घर्षण करती रहती है, फ्रिक्शन करती रहती है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो वो स्वेटर होता है उसके अंदर चार्ज आता है, और जब हम उसको रात को निकालते हैं तो उसमें स्पार्किंग दिखाई भी देती है, और उसमें स्पार्किंग की साउंड भी सुनाई देती है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो क्योंकि उसके बॉडी के अंदर चार्ज आ जाता है। अब चार्ज को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे एटम के बारे में। एटम के बारे में समझेंगे, एटम क्या क्या चीजें रखता है, और एटम के
अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिनकी वजह से किसी बॉडी के अंदर चार्ज आ जाता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एटम क्या है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है। ये जो बॉडी है या फिर ये घर घर होता है, जो इसको घर को बनाने के लिए सबसे छोटी से छोटी चीज की क्या जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से हर एक बॉडी को बनाने के लिए एटम की जरूरत होती है, चाहे वो ये मार्कर है, बोर्ड है, ये घर है, कुछ भी है, ये लैपटॉप है, प्रिंटर है, कैलकुलेटर है, बुक है, या फिर हमारी जो तारें यूज होती हैं, हम तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एल्यूमिनियम की तार हो गई, सिल्वर की तार हो गई, या तांबे की तार हो गई, ये इस टाइप की जो तारें यूज होती हैं वो सारी किससे मिलके बनी होती है, एटम से मिलके। एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या मिलके मिलके बनाते हैं, उस पूरी बॉडी को बना देते हैं एक प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ। मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़े। एटम क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या बनाता है, आपस में जुड़ के पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना देता है। और फिर चाहे वो बॉडी, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बॉडी कोई भी हो, चाहे वो बॉडी आपकी सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसीय स्टेट में हो, हर एक चीज मिलके बनी होती है एटम से। तो अभी एटम के बारे में जब हम समझ लेंगे, उसी को समझने के बाद हम समझ पाएंगे चार्ज क्या है। तो एटम की डेफिनेशन क्या बनती है, एटम की डेफिनेशन बनती है कि ये वो छोटी से छोटी इकाई है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी बॉडी विच इज मल्टीपल फर्दर एंड फर्दर, या फिर टू मेक मॉलिक्यूल, and then the molecules are multiple to make for are joined to make the whole structure of body, ठीक है। तो एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनते हैं हमारी कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। अब वो मॉलिक्यूल कैसे पुट होते हैं, वो अलग, मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कैसी होती है, वो बातें अलग। तो हम क्या बात कर रहे थे, किसकी, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किससे बन के होता है, बना बना होता है, एटम से मिलके बनता है। अब एटम जो है, हम बस एटम के पास आएंगे, इसको भूल जाओ। अब हम सिर्फ एटम के पास आएंगे। एटम क्या होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं, एटम के दो पार्ट होते हैं। नंबर पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या है, ये बात समझेंगे हम कब, जब हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम एटम की शेप बनाएंगे। और ये एटम कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाके रख दिया। अगर आप एक सुई की नोक की भी बात करो, उसके नीचे भी मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, हजारों नंबर के अंदर एटम्स आ जाएंगे। एटम इतनी छोटी चीज होती है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की। ये क्या है, एक एटम का पार्ट है, ये दोनों चीजें मिलके कंप्लीट एटम को बनाती हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर का पार्ट होता है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। और अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रखा होता है, किस चीज से बना है ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आगे फर्दर दो चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज का नाम है प्रोटॉन, दूसरी चीज का नाम है न्यूट्रॉन। इतनी सी बात क्लियर होने की जरूरत है हमें, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होता है हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
अब ये प्रोटॉन जो है, ये जो प्रोटॉन है, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, जिनके ऊपर ये जो प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन को डिनोट किया पी से, और पी इज द पॉजिटिवली चार्ज, पी इज पॉजिटिवली चार्ज। यहां से बात आ गई चार्ज की। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। हमने चार्ज यहां पे वर्ड पहली बार ही सुना है, लेकिन चार्ज के बारे में जब हम डिटेल में जाएंगे, अभी के लिए तो आपको सिर्फ ये हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि प्रोटॉन जो है सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बात बात खत्म। पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इतनी सी बात क्लियर होने की जरूरत है अभी के लिए चार्ज के बारे में, कि प्रोटॉन के ऊपर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है। बस चार्ज क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर भैया कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज, यानी कि चार्ज। ठीक है जी। अब बात आती है, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल पार्ट है किसका? न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल पार्ट है किसका? एटम का। अब बात आती है, न्यूक्लियस पढ़ लिया हमने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की अब बात आती है। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है ये क्या चीज है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस के आउटर का जितना भी पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का एक पार्ट, ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का पार्ट, और ये कुछ नहीं है। ये जो रिंग मैंने बनाए हैं ये कुछ नहीं है, ये रास्ते हैं, ये पाथ है, ये रास्ता है किसका? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में रखी हुई चीजों का। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में रखी हुई चीज का नाम है इलेक्ट्रॉन। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में रखी हुई चीज का नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन क्या है का? नेगेटिव का, माइनस नेगेटिव ऑफ 1.602। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज था, और अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर चार्ज हो गया। एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब किसी बॉडी के पास, या फिर किसी बॉडी के एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन उनमें हम बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे। सिर्फ हम इतनी बात समझेंगे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। सिर्फ हमें समझना है कि एक चीज होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम।
तो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके चलूं, किसका? सिल्वर का, चांदी का। चांदी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि चांदी जो है एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बिजली उसके अंदर से बहुत आसानी से गुजर जाती है। और भी है कॉपर, घरों में हमारे पास तारें कॉपर की यूज होती हैं, एल्यूमिनियम की भी यूज होती है, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी के लिए हम बात करेंगे सिर्फ किसकी? सिल्वर की। हमने अभी तक की डिस्कशन के अंदर कुछ बातें की। क्या क्या बातें की? कि भाई देखिए बात ऐसे है, कोई भी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से बन के होती मिलके बनी होती है। मॉलिक्यूल को कौन बनाता है? एटम। एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फर्दर दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस फर्दर दो पार्ट में बटा होता है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो है वो कौन मिलके बनाता है? इलेक्ट्रॉन मिलके बनाता है। ठीक है। अब मान लीजिए बात आती है सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। इसका फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर Ag, और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 47। 47। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि सिल्वर के पास 47 प्रोटॉन्स हैं और 47 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इस एटम के अंदर ये रखे कैसे हैं, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। तो सिल्वर के पास प्रोटॉन कितने हैं? 47। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 47। न्यूट्रॉन कितने हैं वो हम ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं। होता है वो भी एक एटॉमिक नंबर को एटॉमिक वेट से माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, कुछ करते हैं उसको, फिर उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आते हैं। लेकिन हमें समझना है कि प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, P इज इक्वल टू 47, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 47। ये जो प्रोटॉन है 47, ये सारे के सारे तो रखे हुए हैं आपके पास न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन जो है सारे के सारे रखे होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, एक बाइंडिंग फोर्स के साथ। किसकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ एक ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक बंधे होते हैं किसी एटम के बीच में, किसी एटम के सेंटर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे रखे होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के चारों तरफ? ये बात सोचने की है। इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का नाम है 2n का स्क्वायर। ठीक है। ये जो मैंने पहला रिंग बनाया है ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये जो मैंने दूसरा रिंग बनाया है इसको भी बोलते हैं दूसरा ऑर्बिट। और तीसरा रिंग बना दूंगा, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ऐसे करके ऑर्बिट्स होते हैं। इनको ऑर्बिट क्यों नाम दिया? क्योंकि इन्हीं ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनको ऑर्बिट नाम दिया। ऑर्बिट एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने के लिए, एक स्पेसिफिक रास्ता है। ठीक है। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स के अंदर पुट करूं, रखूं, कुछ शर्तें हैं। यहां पे ये n जो है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, यानी कि जब n की वैल्यू 1 होंगे तो अब हम पहले ऑर्बिट की बात कर रहे होंगे, मतलब इस ऑर्बिट की बात कर रहे होंगे।
जब n की वैल्यू 2 होगी तब हम दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहे होंगे, जब n की वैल्यू 3 होगी तब हम तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे होंगे, जब n की वैल्यू 4 होगी तब हम चौथे ऑर्बिट की बात कर रहे होंगे, और एंड सो ऑन। लेकिन अगर तो एटॉमिक नंबर छोटा है, अगर एटॉमिक नंबर छोटा है, ये तो 47 है, अगर छोटा है तो हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते। ये मैंने अपनी थ्योरी में भी बताया है, आपको डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैंने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप उसमें लगा के रखी हुई है कि क्या है क्या नहीं। एक तो आप 8 से ज्यादा नहीं रख सकते अगर छोटा नंबर है, ठीक है। दूसरा, आप 18 से ज्यादा नहीं रख सकते इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। ये रूल कहता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। तो सिल्वर की बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को पुट कैसे करना है। जब हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिल्वर का, तो हम देखेंगे कि किस ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, और वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा डिसाइड ये वाला फार्मूला 2n का स्क्वायर। करते हैं पुट, फिर से बना लेता हूं मैं इसको। चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं 47, और कुछ न्यूट्रॉन्स रखे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जब हम बात कर रहे हैं पहले ऑर्बिट की, किसकी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 47। जब हम बात कर रहे हैं पहले ऑर्बिट की, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब आया आंसर क्या 2। तो कहने का मतलब पहला जो ऑर्बिट होगा आपके पास, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे। 47 थे, 2 रखे गए, 45 रह गए। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 यानी 8। कहने का मतलब क्या है, जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा थ्योरी के बारे में पढ़ें। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। फ्री इलेक्ट्रॉन के, जब तक हम फ्री इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक चार्ज के बारे में बात करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता। 8 पुट कर दिए, इसमें से 8 और माइनस कर दो, बचे कितने 37। अब तीसरे की बात बारी, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पुट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18 और माइनस कर दिए, बचे कितने? 19। अब 18 से ज्यादा हम नहीं रख सकते, ये रूल भी कहता है। ठीक है, यानी कि इससे अगले वाला जो है n की वैल्यू 4 हम कर ही नहीं सकते। जब हम n की वैल्यू 4 कर देंगे तो वो रूल क्या हो जाएगा, 32 चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो हम कर नहीं सकते। हम जब n की वैल्यू यानी कि जो चौथे ऑर्बिट की जब हम बात करना शुरू करेंगे, जब हम चौथे ऑर्बिट की बात करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ये रूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 और रख दिए। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन और बचा, यानी कि अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक है, इसकी बारी है। और ये इलेक्ट्रॉन सबसे गजब इलेक्ट्रॉन, ये अकेला इस ऑर्बिट में घूम रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स ने, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, ये इसके चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ ये क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जोड़ के रखा हुआ है। इस न्यूक्लियस ने इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, अच्छा, ये जो वो जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके इनके ऊपर लगने वाली फोर्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाली फोर्स इसके द्वारा कम होती जाएगी। भाई चुंबक से जितनी दूर जाएंगे उतनी ज्यादा कम खींचेगा, वो जितने पास लेके आएंगे उतनी ज्यादा खींचेगा, उनको पकड़ के रखेगा। तो यानी कि ये न्यूक्लियस जितने पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इस न्यूक्लियस के जो पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसको इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे थोड़ा दूर हुए थोड़ा सा कम फोर्स के साथ जुड़े हुए और घूम रहे हैं, उससे थोड़ा और दूर हुए फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन कम फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चलो घूम रहे हैं। ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा, पहली बात तो ये अकेला बैठा है इसके अंदर, दूसरी बात है ये दूर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस से दूर बहुत ज्यादा है। तो इसने कुछ प्रॉपर्टीज ले ली। इसने क्या प्रॉपर्टी ली कि इसकी मर्जी है ये इस एटम में रहे या ना, ठीक है, इसकी मर्जी है ये इस एटम में रहे या ना रहे, ये यहाँ से निकल सकता है, किसी और एटम में जा सकता है, ये फ्री है। ये इसके ये इस एटम के घर से बेघर किया हुआ है, इसको इसको क्या बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में, बेदखल किया हुआ है कि तेरे को घर पे आना है यार, नहीं आना ना, तू दूसरे एटम में जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी दूसरे एटम में चला जाएगा, वहां से और तीसरे एटम में चला जाएगा, कभी चौथे एटम में चला जाएगा, वो चौथे एटम में एक ऑलरेडी बैठा होगा, वो दूसरे में चला जाएगा। मान लीजिए ये एक एटम इस एटम से उठ के दूसरे एटम में चला गया, तो वहां पे दो हो जाएंगे, तो वहां से वो वाला जो है वो उठ के और किसी में चला जाएगा। ऐसे करके जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं एक चांदी की एक वायर ले लूं, अभी तो हम चांदी की बात कर रहे हैं ना, सिल्वर की बात कर रहे हैं ना, अगर मैं चांदी की बात कर लूं तो इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर उधर जा रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम में अंदर के अंदर जा रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं जिग जैग मोशन। कब तक? जब तक हम इनको सही डायरेक्शन ना दें। तो जैसे ही हम इनको सही डायरेक्शन दे देंगे किसी भी तरीके से,
तब हम बोल देंगे कि वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन उस तक नहीं जाएंगे, अभी तो हम सिर्फ स्टैटिक चार्ज तक जाएंगे, स्टैटिक स्टैटिक की बात करें। तो जब आपने कभी अपनी कंघी को ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से चले जाएंगे कंघी में से बालों की तरफ, या फिर जब आपने कंघी को रगड़ दिया, या फिर कंघी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, या कंघी से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, या फिर जब किसी एक कांच की छड़ को, क्या कांच की रबड़ अपना उसकी एबोनाइट की छड़ को एक सिल्क क्लॉथ के साथ या फिर ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ दिया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स उस छड़ में आ जाते हैं, वो क्या करती है डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है, या फिर वो क्या करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है। अगर तो किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, मतलब उसके पास नेगेटिविटी ज्यादा आ गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है, तो वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है। और अगर बॉडी ने नेगेटिव चार्ज लूज कर दिए, तो वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ना रहे, तो बॉडी चार्ज है, तब बॉडी चार्ज है। हमने अभी के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन्स को पुट करने के बारे में बात की। सिल्वर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया, इसके बाद हम कॉपर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम एल्यूमिनियम के अंदर भी कॉपर्स को पुट करें, क्योंकि तांबे की तारें हम ज़्यादा नहीं यूज करते हैं अपने घरों में। एल्यूमिनियम की तारें हम मीटर, अपने ट्रांसफार्मर से लेके मीटर तक हमारे पास जो अपनी वायर मेन होती है वो एल्यूमिनियम की यूज करते हैं। हाँ, ACSR कंडक्टर्स भी यूज करते हैं हम मिश्र धातु के। एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर्स यूज करते हैं हम, उनके बारे में हम पावर सिस्टम में जाके बात करेंगे। अभी हमने बात की किसकी, सिल्वर की। इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो ऐसे काफी सारे, जितने ज्यादा एटम होंगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जिग जैग मोशन के अंदर घूम रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की, सिल्वर की बात की। तो वो जो अकेला इलेक्ट्रॉन बचा था वो फ्री है, इसलिए इसको हमने संज्ञा दी फ्री इलेक्ट्रॉन की। उसको क्या बोला हमने कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की, तांबे की, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात। ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। बीच में क्या रखा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 29, और कुछ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, जिससे हमें कुछ खास मतलब पुट करेंगे किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर 2n का स्क्वायर। कब, जब n की वैल्यू 1 होगी।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 29। पुट करेंगे 2 इंटू 1 रेस का स्क्वायर, यानी कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पुट किए 2, 1 2। अब 2 माइनस हो गए, बचे कितने 27। तो 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 इक्वल टू आया कितना 8। तो पुट करेंगे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद 27। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 रेस टू दावर 2, 3 3 जा 9, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से और हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, 18 माइनस किए तो बचे कितने हमारे पास सॉरी इसमें से 8 माइनस करते हैं, भूल गया था 8 माइनस होंगे ना, तो 27 में से 8 से 19। ठीक है, अब इसके बाद हम 18 माइनस कर देंगे जो चौथे ऑर्बिट में तीसरे ऑर्बिट में, तो बचा कितना एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब चांदी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तांबे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भी हम चांदी को ऐसा क्यों मानते हैं कि ये ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि चांदी जो है एक अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू कॉपर। दोनों के पास तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जो चांदी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें ऑर्बिट में पड़ा था। फ्री इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट में पड़ा था और वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर था, इसलिए न्यूक्लियस उसको असमर्थ था अपने पास जोड़ के रखने में, वो ज्यादा फ्री था। फ्री ये भी है, ये कम फ्री है, इसलिए कॉपर की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू सिल्वर थोड़ी कम होती है। ये हमारे ने पढ़ा थोड़ा कॉपर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, बस 3 ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज कब होगा नेगेटिव चार्ज कब होगा। ठीक है, तो हम मैं अपना नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर, तो अब हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। अब हम बात करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की बात करने से पहले हम समझेंगे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13।
मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, मेरे से अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13, ठीक है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13। तो बीच में रखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और उसके पास कितने हैं? 13 प्रोटॉन। फॉर्मूला क्या था पुट करने का? 2n का स्क्वायर, n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब n की वैल्यू थी 1, जब n की वैल्यू थी आपके पास 2, तब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अब 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें से माइनस करते हैं 2, पहले ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं 1 एंड 2, कितने रह गए? 11। दूसरे ऑर्बिट में हम कितने रखेंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे कितने? 3। यानी कि थर्ड ऑर्बिट जो है इसमें कितने हुए? 1 2 3, ये क्योंकि यही बचे हैं हमारे पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तीनों फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में, पहले सिल्वर और कॉपर के केस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एक एक था, लेकिन यहाँ पे तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से एक टाइम में सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। इनमें से एक टाइम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, याद रखेंगे, एक टाइम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा, एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करता है हमारे पास। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? एल्यूमिनियम का। तो सबसे अभी तक की कंक्लूजन के अंदर हमने क्या सीखा? एक तो था सिल्वर, फिर था कॉपर, फिर था एल्यूमिनियम। सबसे हाईली कंडक्टिव क्या था? सिल्वर। सबसे ज्यादा हाईली कंडक्टिव कौन सा होता है? सिल्वर। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो रखा है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, वो किसी इजिली उसको एटम में से हम निकाल सकते हैं। फिर थोड़ी सी कम क्या है कंडक्शन किसी कॉपर की। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर के थोड़ा सा नजदीक है, न्यूक्लियस के थोड़ा सा नजदीक है। और फिर सबसे लास्ट में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी सबसे कम है, इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक एटम से दूसरे एटम में, यानी कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ये एल्यूमिनियम इन तीनों के अंदर से, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर सबसे ज्यादा कंडक्टिव माना जाता है जनरली। कौन? सिल्वर, ठीक है। तो ये था अभी तक का एल्यूमिनियम का। अब सोचने की बात है कि अभी तक की जो हमने डिस्कशन की आज के लेक्चर में, उनमें कंक्लूजन निकला क्या? उसमें क्या क्या कंक्लूजन निकला? हमने क्या क्या बातें सीखी? ठीक है। तो उनमें अभी तक के लेक्चर के अंदर जो सीखने लायक बातें थी, उनमें से सबसे पहले जो सीखने वाली बात है वो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज है वो इलेक्ट्रिकल नेचर की होती है, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल नेचर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है?
दूसरी बात है ये पहली बात हुई, और दूसरी बात है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जब तक उसको छेड़ा ना जाए, जब तक उस एटम को छेड़ा ना जाए तब तक वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने गलती से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब वो चार्ज हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हर एक एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये दूसरी बात हमने सीखने को मिली, ये मैं नोट्स के अंदर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात जो है, किसी भी एटम के पास एक से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एल्यूमिनियम के केस में हमने देखा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक टाइम में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से काम करेगा। ये बात हमें यहां से क्लियर होती है। ठीक है, उसके बाद अभी कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन है? सिल्वर। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ लूजली अटैच्ड होता है, लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा अटैच्ड होता है कॉपर का, और फिर सबसे ज्यादा अटैच होता है एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के को अगर ध्यान में रखा जाए, उसकी पोजीशन को ध्यान में रखा जाए, तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी सबसे कम, उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? कॉपर की, और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी मानी जाती है? सिल्वर की। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज्ड बॉडी की। किसकी बात करते हैं? चार्ज्ड बॉडी की। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं। ठीक है, एक और बॉडी है, कोई भी चीज है ये, ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं किसी तरीके से इसमें से उठा के इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दूं, अगर मैं किसी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसको दे दूं, तो जिसको इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे उसको बोलेंगे कि वो चार्ज हो गई, और जिससे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उसको भी बोलेंगे हम चार्ज होगी। जो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यानी कि जो डोनर होगी वो होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जो एक्सेप्टर होगी यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, इसके पास नेगेटिविटी आ रही है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स, कुछ मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहां से यहां आ गए, तो अब ये क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। ठीक है, और ये इसी चीज को बोलेंगे कि बॉडी जो है चार्ज हो गई। और ये काम आप तब करते हो जब आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को दे देते हो। और वो कैसे होते हैं? वो होते हैं जब आप बालों में कंघी करते हैं, या तो कंघी से इलेक्ट्रॉन बालों में चले जाते हैं तब कंघी चार्ज हो जाती है, या फिर बालों से इलेक्ट्रॉन कंघी में आ जाते हैं तब भी कंघी चार्ज हो जाती है। चार्ज होगी दोनों केसों में, चाहे नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, वो बात की है। ठीक है, कांच की रोड होती है, उसको जब सिल्क के उसके साथ, ऊनी वस्त्र के साथ, किसी कपड़े के साथ रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, वो हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने चार्ज के बारे में इतना पढ़ा था, तो सिंपलिसिटी के लिए हम लिख देते हैं एक डेफिनेशन किसकी? ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड, ठीक है,
A body is said to be charged positively or negatively if it has deficit or excess of electrons. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज तब होगी जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और नेगेटिवली चार्ज होगी जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जब उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब यूनिट जो है चार्ज के मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटॉन के ऊपर 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, अब तो यूनिट्स क्या हुए चार्ज के यूनिट हुए कूलम्स। ठीक है, यूनिट के चार्ज के यूनिट क्या हुए आपके पास कूलम्स। ठीक है, और एक कूलम, जब हम बोलेंगे कि कोई बॉडी आप 1 कूलम तक चार्ज कर दो, कोई बॉडी आप 1 कूलम तक चार्ज कर दो, चाहे उसको नेगेटिवली चार्ज करो चाहे उसको पॉजिटिवली चार्ज करो, एक बॉडी को आप 1 कूलम तक चार्ज करो, तो किसी बॉडी को 1 कूलम तक चार्ज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 628 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स की। किसने? 628 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। या तो आप उस बॉडी से ले लो या उस बॉडी को दे दो। अगर ले लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज 1 कूलम तक हो जाएगी, अगर उस बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तब वो नेगेटिवली चार्ज 1 कूलम तक हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का याद रखेंगे 628 × 10⁻16 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको लेने पड़ेंगे या फिर उस बॉडी को देना पड़ेंगे चार्ज करने के लिए। अब ये जो काम किया गया है ना बॉडी को चार्ज करने के लिए, ये जो काम किया गया है इसको बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, उसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.1 ख़त्म होता है। ठीक है, इस लेक्चर की PDF फाइल के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इस लेक्चर पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस लेक्चर पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे पॉसिबल क्वेश्चन, मैंने काफ़ी सारी बुकों से ये क्वेश्चंस उठा के PDF फाइल बनाई है। वो क्वेश्चंस भी आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है आपके पास, अगर कोई क्वेश्चन है या फिर प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में, तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस को या नोट्स को। ठीक है, तो मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा 9466164633 9466164633। व्हाट्सएप करना, कॉलिंग मत करना प्लीज़। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बेसिस पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं, और उन सबको मैं उनके सबके सॉल्यूशंस मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और क्वेश्चन के नंबर वाइज आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर आपको करना क्या है, जैसे आप PDF को डाउनलोड करोगे तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप PDF को डाउनलोड कर लोगे वो क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करनी है और उनके आंसर लिखते रहना है कि ठीक है ये फर्स्ट का A आंसर है, सेकंड का B आंसर है, थर्ड का C आंसर है, जो कुछ भी है आंसर आपको एक पेज पे लिखते जाना है, PDF को खोलते हुए चले जाना है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन का में प्रॉब्लम आए उसको क्रॉस मार्क करके आप प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर को उठाओ और उसको क्वेश्चन को देखो। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।